पचास साल पहले जब इंसान चांद में उतरे तो हमें विशाल आसमान की तरफ देख के ऐसे लगा कि शायद अब हमें धर्म के आगे सोचना चाहिए, मगर ऐसे नहीं हुआ। आज़ादी का 65 साल बाद और मून लैंडिंग का 50 साल बाद भी आज भी हम हिंदू मुसलमान में लगे हुए हैं। क्यों? इसका जवाब तलाशने मैं और किसके पास जा सकता था? प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम के बाद अगर देश का कोई ऐसे मुसलमान चेहरा हो जो उदारवादी हो, एजुकेटेड हो, वो मुख्तार अब्बास नकवी। जिंदगी का सफर है कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं, है ये कैसी डगर, चलते हैं सब मगर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जीवन से भी है जो जिए ही नहीं, जिनको जीने से पहले ही मौत आ गई, कोई जाना नहीं, है ये कैसी डगर, चलते हैं सब मगर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जीवन से भी है जो जिए ही नहीं, जिनको जीने से पहले ही मौत आ गई। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई लंबा समय से बीजेपी में, करीबन 40 साल से, और बीजेपी का एक ऐसा चेहरा जो शायद ही कोई और रिप्लेस कर पाएंगे। मुख्तार साहब, धन्यवाद। मैं आपको बहुत लंबा समय से जानता हूँ। जब आप आईएनबी मिनिस्टर थे, कमाल का पॉलिटिकल ग्राफ, कमाल का इसलिए क्योंकि तब भी अब भी मैं ये देखता हूं कि आपके अंदर आम पॉलिटिशियन का पावर की तरफ जो ग्रीड, दौर में शामिल रहना, मंत्री पद के लिए लॉबी करना, ये सब कुछ भी नहीं है। तो आप जीते कैसे हैं? पॉलिटिशियन बिना पद और पावर, पानी बिना मछली। देखिए, जो पराजय का गम और पावर का जो है वो गुरूर, ये दोनों जो है वो किसी भी सियासी सेहत के लिए लाभकारी नहीं है, अच्छा नहीं है। इसलिए जो है वो बहुत से लोग जो है वो पावर का गुरूर और पराजय के गम में जो है वो दुबले होते रहते हैं। इसलिए मैंने जो है वो आपने अपने को अच्छा मेंटेन किया है, आप भी दुबले बड़ा जवान लगते हो। नहीं तो आप लोगों की दुआएं हैं, और दुआएं के साथ साथ जो है वो आप बहुत अति आत्मविश्वास के साथ कभी मत रहिए। पॉलिटिक्स एक नशा है। हाँ, ये बात सही है। देखिए क्या है कि हर फील्ड में जो रम जाता है, जो उसमें बस जाता है, वो उसको नशा, उसका एक अफीम है। तो ये कैसे आप खुद को कहते रहते हैं हर दिन कि मुझे दरबारी नहीं होना है, मुझे पद नहीं चाहिए। बीजेपी का कोर टीम का आप एक मेंबर थे, आज
वाइस प्रेसिडेंट होते होते रह गए आप, मलाल तो है मन में? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए क्या है, मैं एक बात कहूँगा साहब, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मुझे संतोष है कि जो दुनिया की आज की तारीख में जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके लगभग सभी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रही हैं, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मैंने निभाया है। मैं चाहे जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ, चाहे स्पोक्स पर्सन रहा हूँ, चाहे वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ, और उसके बाद जो है वो अटल जी की सरकार में भी मैं मिनिस्टर था, मोदी जी की दोनों सरकारों में मैं मंत्री रहा, लोकसभा में भी जीत के आया, राज्यसभा में भी रहा। तो इसलिए जो है वो वैसे देखिए क्या है, आप अगर असंतुष्ट आत्मा है तो आपको जो है सारे पद मिलने के बाद भी आप जो है वो दुखी आत्मा की तरह घूमेंगे। इसलिए मैं संतुष्ट हूँ। आसमान, तारे, स्पेस, ये हमको नहीं भुला पाए धर्म को। कैसे छूटेगा धर्म? देखिए मतलब कैसे पीछे छोड़ेंगे हम? मैं अपने हिंदुस्तान के बारे में तो कह सकता हूँ कि जो टेक्नोलॉजी का टावर है वो स्पिरिचुअल पावर को जो है वो कभी भी ना तो हाईजेक कर पाएगा और ना ही उसको डोमिनेट कर पाएगा, ना उसको डिमोलिश कर। तो हम हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे अगला 100 साल? स्पिरिचुअल पावर का कतई अर्थ नहीं है कि कम्युनल, इसका कतई अर्थ नहीं है कि आप जो है वो धर्म और जाति के नाम पे बिखराव और टकराव पैदा करें। और जिन देशों में धर्म और जातियों के नाम पर बिखराव और टकराव हुआ है, वो समाज जो है वो बहुत दुखी है। मेरे देश में ये इस बात का मुझे खुशी है कि मेरे देश में जो ज़्यादातर लोग हैं, वो ज़्यादातर लोग जो है वो इंटॉलरेंस पर विश्वास करते हैं। ज़्यादातर लोग जो है वो को एग्जिस्टेंस पर, जो अनेकता में एकता पर भी यकीन करते हैं, विश्वास करते हैं। और इसीलिए अगर आप देखें तो पूरी दुनिया में उथल पुथल हुई, लेकिन धर्म के आधार पर हमारे देश में, हिंदुस्तान में कभी न सियासत सफल हो पाई है और ना ही जो है वो सरकारी बनी है। हो पाई है। नकवी साहब, दिल में सीने पे हाथ रख के कहिए, जब यूपी सरकार ये कहता है कि धावा के बाहर बोर्ड लगाओ अगर उन तमाम लोगों का नाम डाल के जो आपका मुस्लिम वर्कर्स है, और वो वोट दिलाती है, तब सियासत सफल होती है। देखिए मैं आपको बताऊं, जब जिस वक्त ये एक किसी ऑफिसर ने ये डिसीज़न किया या ऑर्डर किया, तो उस पर मैंने सबसे स्ट्रॉन्ग रिएक्शन भी किया था और मैंने यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी से बात भी की थी। मैंने कहा था कि ये तो अनटचेबिलिटी है, इंटॉलरेंस है, और इस तरह का जो डिसीज़न है वो अनटचेबिलिटी को और इंटॉलरेंस को बढ़ावा देने वाला है। तो उन्होंने कहा कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ। खैर उन्होंने फ़ौरन जो है उस ऑफिसर से, उस डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर से बात करी और वहाँ पता लगाया। तो बाद में उन्होंने उसको करेक्ट किया मॉर्निंग में। उस करेक्ट तब हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने, नहीं सुप्रीम कोर्ट का बाद में आया, मैं सुप्रीम कोर्ट का 2 दिन बाद आया। मैं बता रहा हूँ जिस वक्त हुआ उसी दिन रात में मैंने जो है बहुत स्ट्रांगली उस पर जो है वो रिएक्ट किया, और मैंने ये कहा था कि मैंने कहा कि भाई ये जो किसी मतलब अति उत्साही अधिकारी ने ये डिसीजन किया है, ये जो है असहिष्णुता और अनटचेबिलिटी को जो है वो बढ़ावा देने वाला है, और इसको जो है वो करेंगे। नकवी साहब, क्या हम समझे कि बीजेपी के अंदर, जिसका परसेप्शन बाहरी दुनिया में ये है कि एक कट्टरवादी हिंदू पार्टी है, क्या आप उनका कंसेंट कीपर है? उनका आत्मा है जो कहती है कि यहाँ तक जाना चाहिए, यहाँ तक नहीं जाना चाहिए? देखिए मैं एक बात बताऊँ आपको कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की बीजेपी, अडवाणी जी की बीजेपी, उसके अलावा तमाम लीडरशिप आई, मोदी जी की बीजेपी, ये मोदी जी की लीडरशिप वाली बीजेपी, समय समय पर अलग अलग तरह के बीजेपी को लेकर के परसेप्शन रहे, लेकिन मैं मानता हूँ कि बीजेपी इस देश की सियासत की सबसे ज़्यादा अनटचेबल पार्टी रही है, अनटचेबिलिटी का शिकार रही है। अटल जी रहे हो तब भी और मोदी जी रहे हो तब भी तरह तरह का कहानी बनाया, तरह की कहानियाँ बनी, लेकिन जो है वो इन तमाम चुनौतियों के बावजूद, तमाम संकटों के बावजूद, तमाम कंटकों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी आज अगर इस मुकाम पे है, तो उसका कारण जो है वो कोई हिंदुत्व नहीं है, उसका कारण जो है वो कोई धार्मिक असहिष्णुता नहीं है, उसका कारण जो है वो शुद्ध रूप से इक्वल अपॉर्चुनिटी
डेवलपमेंट विद डिग्निटी, ये एक उसका मुख्य कारण है। और इसका नतीजा है जो आप समझ पाए वो ढेर सारे और मुस्लिम औरत भी समझ पाए, जिसलिए उन्होंने वोट की बीजेपी को। बट क्यों नहीं ओवैसी जी समझ पाए? क्यों वो एक मुस्लिम पार्टी हैदराबाद में खड़ा करके एक भ्रम फैला रहे हैं, और जिसको बहुत लोग विश्वास कर रहे हैं? भ्रम तभी फैलती है जब लोग विश्वास करते हैं। इस देश में अब दूसरा कोई जिन्ना पैदा नहीं हो सकता, ये आप श्योर हो? बिल्कुल। और ना ही कोई किसी जिन्ना जैसी लीडरशिप को इस देश का मुसलमान एक्सेप्ट करेगा। देखिए, जिस वक्त देश का बंटवारा हुआ, बंटवारे के बाद जो है वो जो लोगों ने एक हॉरर देखा, एक विभीषिका देखी, कत्लेआम देखा, और जिन्ना ने जिस खलनायकी स्वरूप के साथ देश को जो है वो तबाह करने और बंटवारा करने की षड्यंत्र साजिशें की, और उसमें अंग्रेज़ों के भी बहुत बड़े तादाद में एक शह रही। आपका कहना है कि ओवैसी ओवैसी नया भारत का जिन्ना बनने का कोशिश कर रहे हैं? देखिए, ऐसा नहीं है। मैं एक बात बताऊं आपको, ये कोशिश बहुत दिनों से हो रही है। अभी केरल में जो है मुस्लिम लीग जिंदा है ना, पूरे हिंदुस्तान में ख़त्म हो गई। केरल में जिंदा है और उसको जो है वो ऑक्सीजन दिया अभी जब सरकार बनी, लेकिन ये बहुत सीमित है। बहुत अब जो जैसे ओवैसी साहब का आपने कहा, ओवैसी साहब सीमित एक दायरे में सिमटे और सिकुड़े हुई पार्टी है, वो हैदराबाद है। मुलाकात होती है आपके साथ? हाँ, मेरी हुई, बहुत होती है मुलाकात। क्या बातचीत होती है? इतना अलग विचारधारा दोनों का, दोनों आप एक ही कौम से आते हो, क्या वो कहते हैं आपको? देखिए, ऐसा है कि हम जो है वो सैद्धांतिक रूप से, आइडियोलॉजिकली हम उनके फेवर में नहीं हैं, लेकिन आइडियोलॉजिकल अगर आपका जो है वो एक दूसरे के साथ विरोध है तो उसका मतलब नहीं है कि दुश्मनी है। ये जो आइडियोलॉजिकल विरोध को दुश्मनी का एक स्वरूप आजकल दे दिया गया है, तो मैं मानता हूँ कि ये जो है वो किसी भी हेल्दी पॉलिटिकल जो सिस्टम के लिए, इस डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए जो है वो ठीक नहीं है। है ना कि जंग में कत्ल सिपाही होंगे, सुरखरू जिले इलाही होंगे। तो मतलब जंग में तो बेचारे जो है वो आम आदमी जो है वो मरते हैं और आम आदमी बर्बाद होते हैं, लेकिन जो जिसका फायदा लेते हैं वो सियासी सामंत सूरमा लेते हैं। क्या उनके साथ, ओवैसी साहब के साथ कभी आपने बिरयानी खाए? नहीं, मेरा ये खुशकिस्मती नहीं रही कि बिरयानी खाते। हैदराबाद में बहुत मैंने वहाँ खाना खाया। बट आपने कभी उनको समझाने का कोशिश की? मुझे लगता है कि वो खुद समझदार हैं, उन्हें समझाने की ज़रूरत नहीं है। वो जिस रास्ते पे अपने को ले जाना चाहते हैं, चलना चाहते हैं, वो चल रहे हैं। और वो रास्ता चाहे उनको कहाँ ले जाएगा वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो सियासत जो है वो बिखराव टकराव की कोई भी करता है, वो उसमें मुझे नहीं लगता कि उसको सफलता
Elon Musk says that in another 15 years, human being will settle in Mars and have a colony. And he is working very hard towards that to make the climate of Mars favorable for human settlement. अब जब ये हो जाएगा, तब भी क्या हमारा देश में हिंदू मुसलमान अब जैसे है, गाय को लेके, रीति को लेके झगड़ते रहेंगे? देखिए, मैं बताऊं आपको, जो टेक्नोलॉजी का टावर मैंने कहा, जैसा कि टेक्नोलॉजी का टावर स्पिरिचुअल पावर को जो है वो कभी भी ना डिमोलिश कर सकता है, ना डोमिनेट कर सकता है, ना डिस्टर्ब कर सकता है। और मेरे भारत का जहाँ तक सवाल है, भारत तो दुनिया के जो स्पिरिचुअल शक्ति है उसका शक्तिपीठ है। दुनिया के, अगर आप सनातन की देखें तो दुनिया का जो सबसे पहला धार्मिक जो संदेश और संकल्प था वो हिंदुस्तान और भारत से हुआ, और उसके बाद तमाम धर्मों ने एक तरह से जो उसको ही रूप स्वरूप को जो है वो उसके रिफॉर्म करते हुए आगे बढ़े। इसका मतलब आपका कहना है कि धर्म अपना जगह पे होंगे, हिंदू मुस्लिम का तनाव रहेगा, भले हम मार्स पहुंच जाए। मैं मानता हूँ कि धर्म के आधार पर तनाव जो है वो किसी भी समाज के लिए हित में नहीं है। और मैं अपने देश की बात बताता हूँ, दुनिया में और भी जगह पे है वैसे, मेरे देश में जो है वो धार्मिक अपनी जगह पे है। धर्म हमारी अपनी एक व्यक्तिगत आस्था है, पर्सनल एक आस्था है, और उस आस्था को हम न किसी पे थोपने पे विश्वास करते हैं, ना उस आस्था को हम किसी को रोकने पे विश्वास करते हैं, उसकी आस्था को। तो उस वक्त की अगर आप बात करें तो उस वक्त जो है वो मुसलमानों में जो फॉर्मल एजुकेशन या मेन स्ट्रीम एजुकेशन की बात आप करते हैं, उसमें उसके प्रति जो है वो बहुत लगाव नहीं था, चलन भी नहीं था, रिवाज भी नहीं था। जब सर सैयद अहमद खान ने जो है वो मुस्लिम समाज को जो है वो एजुकेशन की तरफ अग्रसर करने की कोशिश की, आगे बढ़ाने की कोशिश की, और कहा भाई तुम्हें अंग्रेजी भी पढ़नी चाहिए, तुम्हें ये भी पढ़ना चाहिए। नकवी साहब, एजुकेशन किसी भी कौम को, किसी भी कम्युनिटी को आगे ले जाता है। हमने ऐसे देखा है कुछ देश में, मुस्लिम कंट्रीज में, जहाँ जो एजुकेशन में आगे है, वो टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस किया है, वो वेस्ट के जैसे सोचने लगे हैं, उनके लिए छोटे कपड़े, लंबे स्कर्ट, ये सब मतलब नहीं रखते हैं। और जो कंट्रीज में एजुकेशन पोर है, वो अभी भी शिया सुन्नी झगड़े में पड़े हुए हैं आपस में ही। हमारा देश में पिछले 60 साल में कोई नया यूनिवर्सिटी, कॉलेज मुस्लिम कम्युनिटी के लिए नहीं बनी। जो बनी थी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, जामिया मिलिया या कुछ चंद ज़कीर हुसैन कॉलेज, सब उस समय पे बनी थी जब देश आज़ाद हो रहा था। ऐसे क्यों? देखिए, उस वक्त जो है वो, उस वक्त की अगर आप बात करें तो उस वक्त जो है वो मुसलमानों में जो फॉर्मल एजुकेशन या मेन स्ट्रीम एजुकेशन की बात आप करते हैं, उसमें उसके प्रति जो है वो बहुत लगाव नहीं था, चलन भी नहीं था, रिवाज भी नहीं था। जब सर सैयद अहमद खान ने जो है वो मुस्लिम समाज को जो है वो एजुकेशन की तरफ अग्रसर करने की कोशिश की, आगे बढ़ाने की कोशिश की, और कहा भाई तुम्हें अंग्रेजी भी पढ़नी चाहिए, तुम्हें ये भी पढ़ना चाहिए, तुम ये मदरसा एजुकेशन से बाहर निकलो। उसके बाद वो उन्होंने एक एंग्लो मुस्लिम एक इंस्टीट्यूट खोला मदरसे के बाद फिर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। आपने भी क्रिश्चियन स्कूल में पढ़े थे? जी हाँ, मैं पढ़ा हूँ। हाँ, देखिए, हम लोग की जब जनरेशन आई है तो बहुत आगे पानी बह चुका था तब तक, लेकिन उस वक्त जो है वो मुस्लिम्स को मेन स्ट्रीम एजुकेशन से बहुत दूर रखा जाता था। ये जो चलन है ये बहुत दिनों, अभी भी बहुत जगहों पे है। उसके कई कारण हो सकते हैं, उसके फाइनेंशियल कारण हो सकते हैं, उसके सोशल कारण हो सकते हैं। आप इतना लंबा समय से एक ऐसे पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं जो पावर में थे, वाजपेयी हो या मोदी हो, क्यों नहीं आपने कुछ पहल उठाए कि एक और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे कुछ खोला जाए? अब तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स अलाउड है, क्यों नहीं है आपने? और आप बहुत ताकतवर पोजीशन के, मैं बताऊं, अभी भी है, मैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स क्यों नहीं? जब मोदी जी की सरकार बनी तो पार्लियामेंट्री अफेयर के साथ साथ मुझे माइनॉरिटी अफेयर्स की भी काम जिम्मेदारी दी गई, और मैंने माइनॉरिटी अफेयर्स के नाते जो माइनॉरिटीज़ है, जो 6 नोटिफाइड माइनॉरिटीज़ हैं, उसमें स्पेशली मुस्लिम तो ही हैं,
उनको हमने जो है वो एजुकेशन के साथ उनके क्या कारण हो सकते हैं, उसको क्यों नहीं एजुकेशन की तरफ वो जा रहे हैं, उसका एक हमने एक स्टडी करी। स्टडी तो सबको मालूम है, तो उसका एक मुख्य कारण था कि एक तो फाइनेंशियल कारण और दूसरा जो है सोशल कारण। हमने फिर स्कॉलरशिप बढ़ाई, 5 करोड़ से ज़्यादा स्कॉलरशिप हमारे इस दौरान हुई है, जिसकी वजह से जो ड्रॉप आउट रेट था, क्योंकि बच्चे जाते थे लेकिन जाने के बाद 2 साल गए और उसके बाद उन्होंने जो है वो स्कूल छोड़ दिया, क्योंकि पैसे ही नहीं था फीस देने का। तो ड्रॉप आउट रेट घटा, लड़कियों का ड्रॉप आउट रेट घटा, और किसी तरह से भी एजुकेशन की दिशा में आगे बढ़ने के लिए कोशिश की। लेकिन आज की तारीख में ज़रूरत नहीं है आपको अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाने की, आपको ज़रूरत नहीं है आपको जो है वो जामिया मिल्लिया बनाने की। आज जो है वो किसी भी इंस्टीट्यूशन में, इंस्टीट्यूशंस की भरमार है आजकल, आप किसी भी इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाई कर सकते हैं, जा सकते हैं और जा भी रहे लोग। नकी साहब, आमतौर पे हम लोगों का एक सोच है मदरसा मतलब टेररिज्म, मौलाना मतलब कट्टरवादी, और जब तक मुस्लिम बच्चे मदरसा जाते रहेंगे टेररिस्ट पैदा होते रहेंगे। क्या आप मानते हैं इसमें कुछ हद तक सच्चाई है? किसी हद तक सच्चाई नहीं है। देखिए, मैं मानता हूँ कि ये बिल्कुल इस तरह का जो परसेप्शन बनाने की कोशिश हुई है वो गलत है। मदरसों में जो एक मशरूमिंग ग्रोथ है, वो मशरूमिंग ग्रोथ जो है वो बहुत से मदरसे जो है वो रजिस्टर्ड हैं, बहुत से मदरसे अनरजिस्टर्ड हैं। यूपी गवर्नमेंट ने एक अच्छी पहल की थी कि जो मदरसे जो हैं उनके लिए इन्होंने एक पोर्टल तैयार किया और उसने कहा कि आप मदरसों को आपकी कितनी ज़मीन है, आप कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने टीचर हैं, क्या क्या है और क्या कर रहे हैं, आप उसको पोर्टल पे डालिए, तब आपको हम उसकी फंडिंग करेंगे या उसको ग्रांट देंगे। उसमें बहुत सफल रहे, वो लगभग 80% से ज़्यादा। बाकी स्टेट में ऐसे नहीं, बाकी स्टेट में ऐसा नहीं हुआ। लेकिन बाकी स्टेट में क्या है, जो मशरूमिंग ग्रोथ है ख़ासतौर से बॉर्डर स्टेट्स में, उस पर कई तरह के सवाल खड़े हुए हैं। मेरा सवाल, बंगाल होगा, असम होगा। अब बंगाल में आपको टीएमसी को हटाना है तो बंगाल का बात अब कहेंगे ही। देखिए, मैं मेरा कहना है कि एक आम तौर पे एक पॉलिटिकल कम्युनिटी हो, आम सिटीजन्स हो, उनका मन में ये बैठा हुआ है मदरसा बहुत पुराना सोच का एक एजुकेशन सिस्टम है जहाँ टेक्नोलॉजी साइंस नहीं पढ़ाया जाता है, और वहाँ से जो लोग निकलते हैं वो कट्टरवादी मुस्लिम हो निकलते हैं जो मेन स्ट्रीम इंडियन लाइफ में नहीं जुड़ पाते। देखिए, मैं मानता हूँ कि बहुत से ऐसे मदरसे हैं जो मेन स्ट्रीम एजुकेशन या फॉर्मल एजुकेशन की दिशा में भी काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन सभी नहीं है। इसको कैसे बदला जाए? बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि इसको अगर बदला जाए तो बीजेपी को सबसे ज़्यादा फायदा होगा। देखिए, मुसलमानों की तालीम और तरक्की पे तालिबानी ताला जड़ने की कोशिश कभी भी नहीं होनी चाहिए, और कुछ लोगों की कोशिश है कि मुसलमानों की तालीम और तरक्की को तालिबानी तहखाने में बंद कर दो, और तहखाने में बंद करके उनका एक तरह से पॉलिटिकल एक्सप्लाइटेशन करो, सोशल एक्सप्लाइटेशन करो, अपने पर्सनल इंटरेस्ट में एक्सप्लाइटेशन करो। वो धीरे धीरे लोगों में समझ में आ रहा है और रुक भी रहा है। लेकिन मेरा मानना है कि एजुकेशन की दिशा में अभी भी काम करने की ज़रूरत है, और बहुत वर्षों तक देश में जो शिक्षा के क्षेत्र में आप सिर्फ जो है वो मुस्लिम्स की बात क्यों कर रहे हैं? समाज के कमज़ोर तबके, दलित समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग। इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप देश का सबसे बेहतरीन और बेदाग मुस्लिम चेहरा है। नहीं, इसीलिए शायद आपका कंपैरिजन में कोई और है ही नहीं अब्दुल कलाम के बाद, और आप एक ऐसे पार्टी के साथ अभी जुड़े हुए हैं जो पावर में है, आपका बात चलती है, तो आप क्या कर रहे हैं उसको बदलने के लिए? देखिए, सोच के आगे क्या कर रहे हैं? देखिए, मोदी जी का एक बहुत ही इसको लेकर के क्लियर जो है विजन है कि एजुकेशन जो है वो बिना एजुकेशन की एम्पावरमेंट जो है अधूरा है। नकी साहब, मेरे मन में एक सवाल है, पूछूं? मान लीजिए आप शाह औरंगजेब का दरबार में उनका होम मिनिस्टर है, आज से 300 साल पहले का बात कर रहे हैं हम, क्या सलाह आप उनको दिए होते थे? और ये भी मानिए कि आप 300 साल बाद भी जिंदा है और बीजेपी का अगला प्राइम मिनिस्टर का कैबिनेट में आप शामिल हैं, क्या सलाह उनको देंगे? देखिए, मैं तो यही कहता है कि इज्जतें, शोहरतें, उल्फतें
कोई भी चीज़ दुनिया में रहती नहीं। तो इसलिए जो है, जो इज्जतें हैं, जो शोहरतें हैं, जो उल्फतें हैं, जो शासन है, वो कोई भी दुनिया में जो है वो टिकाऊ नहीं है। आज जहाँ पर आप हो, कल कोई और था और कल कोई और होगा। इसलिए जो है वो इन इज्जतों को, शोहरतों को और उल्फतों को जो है वो सम्मान के साथ रखो, इज्जत के साथ रखो, उसके पलीता मत बनाओ। नकवी साहब, आपका लव मैरिज था। यू गॉट मैरिड टू अ हिंदू लेडी, योर वाइफ, शी वाज सीमा, एंड there was a lot of resistance from her family, particularly her mother. And it took a lot of time for both of you to convince her mother. कैसे समय था वो? देखिए, बहुत अच्छा समय था। मुझे कोई मिल गया था सरे राह चलते चलते। चलते 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 यूं ही कोई मिल गया था। चलते 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 यूं ही कोई मिल गया था। चलते 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 यूं ही कोई मिल गया था। How did you convince her mother? डेफिनेटली देखिए, वक्त के साथ सारी चीज़ें कन्विंस होती हैं। अब तो जो है वो 4 दशक होने जा रहे हैं शादी के। बहुत शुभ शुभ के मिलने आती थी आपसे क्लासेस। बहुत प्यार में तो ये होता है, प्यार में तकरार भी होता है, इकरार भी होता है और सभी चीज़ होती है। तो उन दिनों का कुछ कहानियां बताइए। जब हम लोग घूमते थे, टहलते थे, बहुत बिंदास होकर के जो है वो अब आज की तरह का। हम लेट 70s का बात कर रहे हैं। ये 83 मतलब 80s के बीच में। और तब आपका कमाई भी नहीं था? नहीं, कुछ नहीं, सड़क छाप थे। तो कैसे शिवाजी बिलीव कर लिए कि भाई इस इंसान के साथ रहना है? तो देखिए क्या है, बिलीव का जो है वो एक, हमने कहा ना कि हमें कोई मिल गया था सरे राह चलते चलते। और सो व्हाट इज दैट शी सॉ इन यू? अब वो तो वही बता सकती है। लेकिन जो है वो हम लोगों की टचवुड की, मतलब खुशी, हंसी के साथ, खुशी के साथ, मोहब्बत के साथ जो है वो 4 दशक पूरे हुए शादी के। अगर उस समय बीजेपी नहीं था, उस समय पे जनता दल था, है ना जी। और आप जनता दल में शामिल हो रहे थे जी। अगर उस समय पे बीजेपी हुआ होता था तो इस शादी को क्या कहते थे? लव जिहाद? नहीं, अभी ये सब क्या है ना कि अभी तो ये जिहादों का इतनी जो है वो जिहाद। अभी हिंदू मुस्लिम शादी को कहता है, बीजेपी कहते हैं लव जिहाद, फिसाद। बीजेपी कहते हैं, बीजेपी नहीं कहती, लेकिन इस तरह के कई जो है प्राणी घूम रहे हैं जो अलग अलग नाम देते रहते हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि देखिए, एक चीज़ जो फोर्सफुल, फ्रॉडलेंट एंड फंडेड कन्वर्जन है, मतलब धमकी के साथ, धन के साथ और धोखे के साथ जो धर्मांतरण है, वो बिल्कुल कतई जो है वो स्वीकार नहीं होना चाहिए। समाज में भी स्वीकार नहीं होना चाहिए और कोई भी सरकार उसे स्वीकार ना करे। लेकिन उसके अलावा जो है वो इंटरकास्ट मैरिजेस हैं, इंटर रिलीजियस मैरिजेस हैं, वो होती रही हैं और होती रहेंगी। और कितना मुश्किल था एक हिंदू लेडी जो आपका फैमिली में आए, आपका रीति अलग था,
चाल चलन सब कुछ कितना मुश्किल था इनिशियल ईयर्स? कोई रीति नहीं, रीति जो है वो आपको वो होली होती है, दीपावली होती है, जो और धार्मिक त्यौहार होते हैं वो हम लोग मिलके मनाते हैं, वो हमारे त्यौहार हो, मतलब ये रीति आपको आपके ये माइंडसेट है, आपको माइंडसेट जो है वो अपने आप को सेटल करना होगा, ठीक करना होगा। अभी कुछ लोगों का माइंडसेट हो गया है कि आप वहाँ गए तो कैसा होगा, वहाँ गए तो क्या होगा। आपका बहन फरहात, बहुत खूबसूरत बहन, उनका शादी टूटी क्योंकि तलाक दिया गया उनको, क्योंकि एक बेटी पैदा हुई थी। आप क्यों नहीं इतना उदारवादी सोच लेके इस रिश्ते को रोक पाए? वो तो एक देखिए फैमिली वो प्रॉब्लम थी और उसका समाधान हुआ जैसा कि आपने बताया। तलाक जिस तरह से मुस्लिम कम्युनिटी में है उसके बारे में क्या ख्याल है? ट्रिपल तलाक जो है वो आप कानून के से जो है नहीं रोक सकते, आपके अंदर अवेयरनेस समाज के अंदर पैदा करनी होगी, सोच ऐसी आनी होगी। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे देश में ट्रिपल तलाक की घटनाएं बहुत कम होती हैं, बहुत कम होती है, क्योंकि ट्रिपल तलाक जो है वो एक क्रूर क्रिमिनल जो है वो व्यवस्था है। And do you think Muslim men should be allowed to have more than one wife? मैं नहीं मानता इसको। मैं देखिए ऐसा है कि अब धार्मिक रूप से तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मैं सामाजिक रूप से मानता हूँ कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। Muslim men should not have more than one wife. Yes. आप जब ऐसे बातें करते हैं मुस्लिम कम्युनिटी क्या से कभी आपको धमकी मिली कि आपको किसी तरह का धमकी? बहुत बार होता है ऐसा। देखिए क्या है कि आप जो है वो जब धाराओं के विपरीत जाएंगे और धाराओं को करेक्ट करने की कोशिश करेंगे, जान से मारने का धमकी बहुत बार होता है, धमकी भी हुई, ये भी होता है, लेकिन जान से मारने का धमकी हाँ बहुत बार होता है, हुआ। तब मन में क्या ख्याल आता है? कोई ख्याल नहीं, ख्याल ये है कि और मजबूती के साथ इस दिशा में हमें आगे काम करना है, बढ़ना है। मैं मानता हूँ कि देखिए जो एक अहिंसा की ताकत है वो ताकत बहुत मजबूत ताकत है और गांधी जी ने उसको करके दिखाया है। हिंसा की ताकत से कभी भी आप जो है वो किसी को जीत नहीं सकते, कोई परिवर्तन नहीं ला सकते। नकवी साहब, सरकार वक्फ बोर्ड को ख़त्म करने में क्यों लगे हुए हैं? ये बिल्कुल ख़त्म नहीं करना चाहती, लेकिन अफसोस की बात है कि कुछ लोगों ने वक्फ सिस्टम को टच मी नॉट की सोच सनक और सियासत में के जो है वो घेरे में ला दिया है। अब जब तक आप टच मी नॉट की सोच सनक और सियासत के से जो है वो वक्फ सिस्टम को बाहर नहीं रखेंगे, तब तक जो है वो वक्फ की जो असंवैधानिक अराजकता है उसको संवैधानिक प्रतिबद्धता के दायरे में लाना मुश्किल है। वो इतिहास का धरोहर का एक उपज है। आप वक्फ को हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट के बाहर
नहीं देख सकते। वक्फ दिल्ली सल्तनत मुगल का पहले से चले आ रहे, जो आज से 500-600 साल पुराना एक प्रैक्टिस है। एक बिल से आप बदल पाएंगे? कोई बदल नहीं रहा है। हमने कहा जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एनार्की है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल एनार्की के फ्रेमवर्क में लाया जा रहा है, एक चीज़। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप जिसमें कि वो एक शिकायत है कि ना हिंदू क्यों लाए आपसे, बिल्कुल है यही है ना शिकायत है। सिर्फ हिंदू नहीं और कौम का लोगों को वक्फ बोर्ड में कैसे बैठा सकते? देखिए क्या हुआ, जब जिस वक्त जो है वो 1945 में 44 में या 6 में जब ये बंटवारा हुआ और हाहाकार मचा, तो पाकिस्तान में जो लोग थे वो हिंदुस्तान आए, हिंदू, और हिंदुस्तान वाले जो है पाकिस्तान गए, और बड़ी तादाद में वो लोग अपनी ज़मीन जायदाद छोड़ करके पाकिस्तान में चले गए, और पाकिस्तान वाले जो है वो हिंदुस्तान चले आए। जो ज़मीनें हिंदुस्तान के लोग छोड़ के आए, यानी जो लोग हिंदू छोड़ के वहाँ आए, उनको तो वहाँ मिल गई वो, यहाँ जो है वो उनको ज़मीन वो नहीं मिली, वो ना आज मकान मालिक है ना किराएदार हैं, उसके इनलीगल ऑक्यूपेंट बने हुए थे, इसलिए वो बहुत बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। नकवी साहब, मैं 5 क्रिटिकल पॉइंट पूछूंगा वक्फ बिल के ऊपर, मुझे हर पॉइंट के ऊपर शॉर्ट में बताइए। इन्फ्रिंजमेंट ऑफ रिलीजियस राइट्स, वक्फ बिल क्या वाकई में इन्फ्रिंज कर रहे मुस्लिम का रिलीजियस राइट्स को? बिल्कुल नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। इस्लाम में 5 पिलर्स हैं, कलमा है, नमाज है, रोज़ा है, हज है और ज़कात है। ये पांचों जो है वो आप नमाज भी पढ़िए, आप रोज़ा भी रखिए, आप हज भी करिए, आप जो है वो दान भी दीजिए, अब किसने मना किया हुआ है? ये जो है वो इसके मैं मानता हूँ सुधार के लिए है, और सुधार में जो है वो हर चीज़ जो है वो हर जो कहते हैं संवैधानिक सुधार पर सांप्रदायिकवाद ठीक नहीं है। अगला पॉइंट, सरकार अपना कंट्रोल बनाना चाहते हैं वक्फ बोर्ड का थ्रू मुस्लिम कम्युनिटी। देखिए सरकार के पास ज़मीनों की कमी है क्या जो वो कंट्रोल बनाएगी सरकार? अरे ये तो बेवकूफ़ी की बातें हैं कि सरकार जो है वो कंट्रोल बनाने के लिए कर रही है। अरे भैया सरकार में कमी नहीं है ना कि वो सरकार जो है वो वक्फ की ज़मीन पे ही जिंदा है। मेरा अगला पॉइंट है वक्फ को लेके, दैट ये बिल पोटेंशियली डिस्प्यूट्स और बढ़ाएगा, घटाएगा नहीं। देखिए मैं इस पर तो एक ही बात कहूँगा, अपने गम को लेके कहीं और न जाया जाए, अपनी बिखरी हुई चीज़ों को सजाया जाए। जो चीज़ें बिखरी हुई हैं, आपको लगता है कि ये चीज़ें प्रॉपर प्लेसेस पे नहीं है, इसको ठीक करिए ना, न कि आप जो है वो उसको लेकर के कंफ्यूजन क्रिएट करिए, कंट्राडिक्शन क्रिएट करिए, कन्फ्लिक्ट क्रिएट करिए। कन्फ्लिक्ट और कंट्राडिक्शन से कोई समाधान नहीं होने वाला है। आखिर में क्या नॉन मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन बिल में डालना ज़रूरी था? बहुत ज़रूरी था, बहुत ज़रूरी था, क्योंकि नॉन मुस्लिम जो है वो वक्फ प्रॉपर्टीज़ के बहुत बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, लाखों संख्या में है, बल्कि करोड़ों की अब संख्या में है। नकवी साहब, लंबा समय से सियासत में रहने का खातिर आपने काफ़ी मुस्लिम कंट्रीज विज़िट किए गवर्नमेंटल पोजीशंस लेके, क्या फ़र्क समझते हैं आप मिडल ईस्ट का मुस्लिम्स, आम मुस्लिम का ज़िंदगी और इंडियन मुस्लिम्स ज़िंदगी, सोच, व्यवहार
और इंडियन मुस्लिम्स के बारे में, क्या वाकई में वो उनके लिए फर्स्ट कंट्री है और यहाँ वो सेकंड ग्रेड सिटीजन है? देखिए, पहली बात ये कि मुस्लिम्स को लेकर के ज़्यादातर देशों की, ख़ासतौर से जो मिडल ईस्ट की बात की, बहुत पॉजिटिव अप्रोच था। लेकिन 2014 के बाद जो हमारे देश के बारे में एक बहुत बड़ा एक कैंपेन चला, दुष्प्रचार का अभियान चला, कभी अवार्ड वापसी हो गई, कभी इंटॉलरेंस की बात होने लगी, कभी कम्युनलिज्म की बात होने लगी, कभी कहने लगे कि मोदी आ गए तो मुसलमान तो सुरक्षित नहीं रहेगा। उसको लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न था। लेकिन समय के साथ वो कन्फ्यूज़न ख़त्म ही नहीं हुआ, बल्कि जो देश जो है वो मोदी जी को के बारे में सवाल करते थे, उनको जो है वो सम्मान देने लगे। अपने देश का सबसे बड़े सम्मान जो है वो चाहे यूएई रहा हो, चाहे सऊदी अरब रहा हो, चाहे दुनिया के और भी देश रहे हों, उन्होंने जो है वो इस बात को एक्सेप्ट किया कि जो मोदी जी के बारे में या बीजेपी के बारे में जो एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन थी, वो कहीं ना कहीं फेक एंड फैब्रिकेटेड थी। कांग्रेस का सेकुलरिज्म के बारे में आपका क्या ख्याल है? कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं, कांग्रेस का। देखिए, मैं मानता हूं कि कांग्रेस एक ऐसा फटा नोट रहा है जिसे कि पूरे में चलाया देश के लोगों ने। अब लोग यही अभी कहते हैं कि तुम्हारे घर का हम कितना एहतराम करें, तुम्हें करें, तेरे बच्चों को भी सलाम करें। तो अब दिक्कत ये हुई है कि इस परिवार ने जो है वो सूद ब्याज के साथ जो है वो कुछ कुर्बानी दी भी, तो उसको सूद ब्याज के साथ उसूला भी। तो सेकुलरिज्म इनके लिए जो है वो सियासी शगुफा रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो मुस्लिम्स जाए कहाँ? कांग्रेस, जैसे आपने कहा कि वैचारिक रूप में सेकुलरिज्म का बात करते हैं बट सेकुलर पॉलिसी में बिलीव नहीं करते। बीजेपी उनका अपना घर नहीं है। समाजवादी पार्टी या टीएमसी वैसे ही है, सबको इस्तेमाल कर रहा है। क्या एक मुस्लिम पार्टी का अब ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं ज़रूरत है। देखिए, एक बात तो चाहिए। नहीं, बिल्कुल 0% ज़रूरत नहीं है। आप जो है वो जिस दिन मुस्लिम पार्टी की बात करने लगेंगे, फिर कल को हिंदू पार्टी की हो जाएगी, फिर और पार्टियों की हो जाएगी। या ये देश जो है वो, जब देश जो है बटा है और जिस वक्त मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान में जो है वो धर्म इस्लाम का झंडा फहराया, तो इस देश में जो है वो पंथ निरपेक्षता और धर्म निरपेक्षता का ध्वज फहराया गया। वो बिकॉज ऑफ द मेजॉरिटी कम्युनिटी, नॉट बिकॉज ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी। एक चीज़। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि मुसलमानों को भी खुद सोचना होगा। अभी क्या ऐसा है कि जो उनको बीजेपी को हराओ रिवाज जो है उसको जो है वो उसको नहीं, उसको जो है वो आप उसको गुण और दोष के आधार पर जो है वो आप उस मिजाज को बदलिए ना, जिसको आपको देना दीजिए। लेकिन आप ये कि आप इनको हराना है, किसी को हम गड्ढे में फेंक देंगे, तो ये जो इसका एक्सप्लॉइटेशन, इसका पॉलिटिकल एक्सप्लॉइटेशन कांग्रेस पार्टी ने खूब किया। आप अभी भी इस उम्र में भी एक्टिव पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है। आप पार्टी का बिहाफ में गांव-गांव में जाते हैं, इलेक्शन कैंपेनिंग करते हैं, और स्टेट्स में जहां जिसका भाषा आपको मालूम नहीं है। क्या फीलिंग आपको मिलता है मुस्लिम कौम से? क्या परेशानी है? क्योंकि जैसे मैंने कहा, कोई भी पार्टी उनका अपना नहीं है, तो वो क्या सोच रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि उनकी दिक्कत क्या हो गई कि आपकी दुश्मनी में दुश्मन से दोस्ती कर रहे हैं। अब उनको ये बात अंदाज़ा ही नहीं है कि उनका जो है वो वास्तविक जो है वो एनिमी कौन है। उनकी गरीबी का, उनकी बेरोजगारी का, उनकी एजुकेशन को किसने जो है वो उस पर जो है वो ब्रेक लगा रखा है, ये नहीं समझते। वो सोचते हैं कि जब बीजेपी को हराना है हम किसी को भी दे देंगे। और उसके वजह से आज आप 75 सालों से ज़्यादा हो गया और आपको एक के बाद एक एक्सप्लॉइट होते जा रहे हैं। ये धारणा बदलने के लिए कि बीजेपी आपका असली दोस्त है, बीजेपी न्यूट्रल है रिलीजन की तरफ, ना हिंदू ना मुसलमान, आपको बड़े मुसलमान नेता चाहिए पार्टी में जो कैंपेन मोड में पूरा साल हो, छोटे छोटे शहर और गांव में जाके सोच को बदल पाए। क्यों नहीं ऐसे नेता बीजेपी पैदा कर? देखिए, एक बात मैं बताऊं आपको, मुसलमानों का जो मिजाज है वो मुस्लिम लीडरशिप के लिए नहीं है। आज़ादी के बाद से जिन्ना का जो ज़ख्म लोगों ने सहा है, उसके बाद कभी भी मुस्लिम लीडर्स पे यकीन नहीं किया। जवाहरलाल नेहरू पे यकीन किया,
और भी पार्टियों के लीडरशिप पे यकीन किया। इधर आपको देखें तो ममता जी पे यकीन किया, तो उधर लालू पे यकीन किया, तो उधर जो है वो और लोगों पे यकीन किया। और ये बात सही है कि अटल जी के समय में अटल जी पर यकीन हुआ, फिर थोड़ा मोदी जी पे यकीन हुआ, लेकिन फिर उसके बाद जो एक मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन हुई उसमें बह गए। तो इसलिए जो है वो मैं मानता हूँ कि ये बदलेगा कैसे? मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन कैसे बदलेगा? मुस्लिम को कैसे, मुस्लिम का माइंडसेट को कैसे जीता जाए बीजेपी का पर्सपेक्टिव से? जब तक मुस्लिम नेता ढेर सारे ग्राउंड लेवल पे, मिड लेवल में नहीं आएंगे, जो अभी मौजूद नहीं है। देखिए, मुस्लिम लीडरशिप की मैं बात नहीं करता, लेकिन मुस्लिम जो है वो एक्टिविस्ट को जो है वो बीजेपी के साथ और आना चाहिए, आ भी रहे हैं। मुस्लिम्स में अभी एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो जितनी होनी चाहिए नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, इसमें मैं कहूँ कि जी बड़ी एक्सेप्टेबिलिटी है। मैं भी लोकसभा का चुनाव जीता हूँ और ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी जीता हूँ जहाँ पर जो है वो लगभग 60% मुसलमान थे, वहाँ से भी जीता हूँ, वहाँ मुसलमानों ने भी वोट दिया। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें सिनेरियो, तो अब मुसलमानों को ये बात समझ में आ रही है कि हमारे वोट न देने के बावजूद भी बीजेपी जो है वो लगातार जीत रही है और लगातार जीतेगी, और हमारे तरफ फेयर रहे भी, और 10 साल से फेयर हमारे वोट न देने, हमारे जो है और कोई दंगे होने नहीं दिए। हमारे वोट की कमी के बावजूद भी मोदी ने काम में कंजूसी नहीं की, और वोट की कमी मतलब बीजेपी का जो विकास का मसौदा है वोट का सौदा नहीं, ये बात समझ में आ रहा है। ये सब आम कौम को समझ में आ रहे, मुसलमानों को समझ में आ रहे, बट नेता तो चाहिए, रिप्रेजेंटेशन चाहिए। बीजेपी में वो है नहीं, एकलौता आप। देखिए, मैं बताऊं आपको, ये बात आप जो कह रहे हैं, लीडरशिप आपको डेवलप करनी पड़ेगी ही। लीडरशिप आपको, मैं ये नहीं मानता कि उस लीडरशिप के पीछे पूरी जमात चली जाएगी, लेकिन बिना लीडरशिप के लोग देखते हैं कि हमारा जो है वो कौन लीडर है। बिल्कुल। तो जो लीडरशिप, अब आप जो है वो कहेंगे कि भाई आप दलित की लीडरशिप करेंगे, बैकवर्ड की लीडरशिप करेंगे, और तो क्यों नहीं ये हो रहा है। देखिए, बीजेपी में तो है, बीजेपी में है, और अब आप देखिए कांग्रेस की तरफ देखिए। कांग्रेस की तरफ ना जाए, क्योंकि बहुत कुछ बोलने के लिए आपका होगा। आप मुझे बीजेपी के बताइए कि आपको कोई खास रोल निभाने के लिए दिया गया है कि मुस्लिम लीडरशिप बनाई? मुस्लिम लीडरशिप नहीं, लेकिन पार्टी के लिए दिया हुआ है, और मैं मानता हूं कि जितना अगर दिया हुआ है तो आपने सबीर अली को रोकने के लिए क्यों? नहीं, वो हमारे दोस्त हैं, वो उस वक्त जो है वो मिस्टेकन आइडेंटिटी का एक कोई इशू था, वो सुलझ गया। ओके, सो जैसे लीडरशिप लाने का बात हो रहा था, क्या बीजेपी क्या तरीका अपना रहे और मुस्लिम लीडरशिप को, यंग लीडरशिप को लाया जाए जो आपके जैसे ब्रॉड माइंडेड हो और अपना कौम को समझा पाए? ये सोचना चाहिए, मेरा मानना है कि ये सोचना चाहिए, और कौम को समझाए ना समझाए, लेकिन इतना ज़रूर है कि एक ऑनेस्ट एफर्ट की ज़रूरत है। हमारा देश में क्या कभी एक मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं जैसे यूएस में एक ब्लैक प्रेसिडेंट बने? देखिए, मैं मानता हूँ कि उसको आप हिंदू मुस्लिम के दायरे में सीमित मत करिए। जिस वक्त देश का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान बना धर्म के आधार पर, और सेकुलरिज्म के रूप में जो है वो हिंदुस्तान बना। हिंदुस्तान में जो है वो कई राष्ट्रपति मुस्लिम समाज से नॉमिनेटेड थे, हाँ, राष्ट्रपति हुए। पाकिस्तान में ना राष्ट्रपति हुआ ना वहाँ का प्राइम मिनिस्टर हुआ हिंदू।
जिस तरह से इस देश में राष्ट्रपति जो है वो मुस्लिम हुआ है, उसी तरह से अगर कोई एक्सेप्टेबल होगा, कैपेबल होगा और बेहतरीन होगा तो वो प्रधानमंत्री भी हो सकता है। इसलिए वो नो एंट्री नहीं है उसकी। नकवी साहब, आप और अटल बिहारी वाजपेयी को ये कहते हुए मैंने सुना हूँ तमाम प्रेस, पॉलिटिकल फ्रैटर्निटी, राइट मैन इन रॉन्ग पार्टी। देखिए, पहले जो है वो पार्टियां जो थी वो मोहब्बत की मकान थी, आज जो है वो मोहब्बत की दुकान बन गई है। अब अगर पार्टियां मोहब्बत के मकान से दुकान बन जाए तो फर्क तो आता है। मैंने क्या कहा, स्लिप ऑफ टंग कोई पॉलिटिशियन होने नहीं देते। मुझे दिल में हाथ रख के कहिए, क्या आपको कभी कभी लगता है कि यू आर अ राइट मैन इन अ रॉन्ग पार्टी? नो, आई एम राइट मैन इन राइट पार्टी। क्या वाजपेयी, हम बिल्कुल, क्या अटल जी राइट मैन इन रॉन्ग पार्टी थे? नो, अटल जी भी बिल्कुल थे। अटल जी भी जो है वो राइट मैन थे राइट पार्टी में, और अटल जी ने तो इस पार्टी को जो है सींचा, इस पार्टी को आगे बढ़ाया, बनाया, और उन्हें इस बात का गर्व था, इस बात का उन्हें जो है फख्र था। नकवी साहब, मुझे मालूम है कि आप गज़ल पसंद करते हैं, शायरी पसंद करते हैं, और क्या आपका मन में कुछ एक नज़म है अभी जो आपका ज़िंदगी को एक तरह से दर्शाता है? देखिए, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। गा के सुनाइए। अब हवाएं ही करेगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगा वो दिया रह जाएगा।